गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए गर्ल्स, आज हम अपने परिसज्जा और परिष्कृति के ही अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे परिसज्जा के प्रकार में। दो प्रकार की परिसज्जा आपको इसमें पढ़नी है, कार्यात्मक परिसज्जा और रासायनिक परिसज्जा। और भी परिसज्जाएं होती है, यांत्रिक परिसज्जाएं भी होती है, कोई शोई भी होती हैं, लेकिन हम यहाँ दो प्रकार की परिसज्जाओं की बात करेंगे, रासायनिक परिसज्जा और हमारी कार्यात्मक परिसज्जा। सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक परिसज्जा की। जो सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक परिसज्जाएं हैं उसमें सबसे पहली आती है मर्सराइजिंग। सूती वस्त्रों की परिसज्जा की ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसे लिनन पर भी प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग खुरदुरी सतह वाले वस्त्रों पर चिकनाहट और चमक उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यह एक अविरल यानी लगातार होने वाली प्रक्रिया है जिसमें विशेष रूप से तैयार कास्टिक सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट कास्टिक सोडे के घोल में वस्त्र को 10 मिनट के लिए डुबो दिया जाता है। साथ ही उस पर एक समान मात्रा में ताप, तनाव एवं दबाव दिया जाता है। बाद में कास्टिक सोडे को धोकर निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं और उसके निष्फलन यानी उसको न्यूट्रल करने के लिए वस्त्र को अम्ल के तनु घोल में डाल दिया जाता है और उसके बाद स्वच्छ पानी से धो देते हैं। यानी पहले हम बेसिक या क्षारीय घोल में डालेंगे कास्टिक सोडे में, उसके बाद हम उस पर एक निश्चित ताप और दबाव देंगे। वहाँ से हम उसको धो करके कास्टिक सोडे को मैक्सिमम रिमूव कर देंगे और जो बचा हुआ कास्टिक सोडा है या जो क्षारीय मात्रा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको अम्ल के तनु घोल में डाल देंगे और उसके बाद हम उसे साफ पानी से धो देंगे। इस प्रकार की या इस प्रक्रिया के प्रभाव से जो रेशे हैं वो फूल जाते हैं और दबाव पड़ने से चपटे होकर बुनावट के या बुनाई के छिद्रों को बंद कर देते हैं। कास्टिक सोडे निश्चित मात्रा के ताप और तनाव के मिले जुले प्रभाव से रेशों के रासायनिक संगठन में भी कुछ परिवर्तन आ जाता है। प्रत्येक रेशा फूलकर लंबाई में सिकुड़ जाता है तथा मोटाई में फैल जाता है। इस प्रकार इसकी शक्ति लगभग 20% तक बढ़ जाती है। साथ ही वस्त्र की रचना भी सघन हो जाती है। वस्त्र की सघन एवं समतल जमीन चिकनी और चमकदार हो जाती है। सूती वस्त्र पर इस प्रक्रिया का प्रभाव उत्तम पड़ता है। वस्त्र मजबूत और टिकाऊ बन जाते हैं। उनमें सिल्क के समान चमक आ जाती है। चिकनी सतह के कारण वे जल्दी गंदे नहीं होते। इस प्रक्रिया से वस्त्र की अवशोषण क्षमता भी बढ़ जाती है यानी एब्जॉर्बेंसी बढ़ जाती है और उनमें रंगों के प्रति सादृश्यता उत्पन्न हो जाती है यानी रंगों के प्रति एफिनिटी उनकी बढ़ जाती है। इन पर इससे हम सरलता से रंगाई और छपाई कर सकते हैं और पक्के रंग चढ़ा सकते हैं। तो ये मर्सराइजिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रासायनिक परिसज्जा है जो कि अधिकांश वस्त्रों को दी जाती है। दूसरी है इसमें सलवट प्रतिरोधकता या क्रीज रेजिस्टेंस। सूती वस्त्र प्रत्यास्थता विहीन होते हैं, अतः वे बड़ी जल्दी क्रश हो जाते हैं यानी उनमें सलवटें आसानी से पड़ जाती है और इनका बाह्य रूप बिगड़ते देर नहीं लगती। एक बार पहन लेने के बाद उन्हें दोबारा पहना नहीं जा सकता क्योंकि इनमें जो मुड़ने के या जहाँ पर हम बैठते हैं, उठते चलते हैं, तो जहाँ जहाँ पर क्रीज बनेगी वहाँ पर निशान बन जाते हैं, चिन्ह बन जाते हैं। आज के संघर्षमय व्यस्त जीवन में ऐसे वस्त्रों की आवश्यकता है जिनमें बार बार हमें प्रेस ना करनी पड़े और जो सोने बैठने से क्रश ना हो। इसीलिए इस परिसज्जा द्वारा सलवट प्रतिरोधकता के गुण वाले वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इस परिसज्जा के लिए रासायनिक विधि से धागों में रासायनिक
लिक्विड और गोंद का प्रवेश कराया जाता है तथा उन्हें लचीला बनाया जाता है। और इस प्रक्रिया के लिए साधारणतः फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड अथवा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यास्थता और लचीलापन आ जाने से वस्त्र मुड़ने पर भी क्रश नहीं होते और अपने मूल आकार में, मौलिक आकार में बने रहते हैं। राइट। नेक्स्ट जो परिसज्जा है वो है वाटर प्रूफिंग की, जल भेद्य परिसज्जा। कुछ वस्त्रों को जल मेद्य बनाया जाता है। इन वस्त्रों के प्रयोग का उद्देश्य पानी के वस्त्र में प्रवेश को रोकना है। और इस प्रकार के कुछ वस्त्र जैसे आप लोगों ने देखे होंगे जो बारिश के समय में हम बरसाती का प्रयोग करते हैं, रेनकोट का प्रयोग करते हैं, या अपने मंडप में या अपने टेंट्स में देखा होगा तिरपाल बांधे जाते हैं, ट्रकों के ऊपर भी तिरपाल बांधे जाते हैं ताकि उनमें जो सामान है वो बारिश की वजह से गीला ना हो। तो तिरपाल और बरसाती और रेनकोट आदि में इस गुण का होना अनिवार्य है। और इस काम को करने के लिए वस्त्रों पर जल अभेद्य परिसज्जा दी जाती है। जल अभेद्य परिसज्जा में वस्त्र की सतह पर रबर अथवा प्लास्टिक की रासायनिक राल की तह जमा दी जाती है। इस प्रक्रिया से बुनाई के कारण बने हुए छिद्र बंद हो जाते हैं और रेशे ढक जाते हैं। अतः जल ऊपर से ही फिसलकर बह जाता है और वस्त्र के भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। किंतु वस्त्र का रबर के प्रयोग से यदि वस्त्र का झिरझिरापन समाप्त हो जाता है, जिसके कारण ये स्वास्थ्य और आराम की दृष्टि से अच्छे नहीं होते। रबर के प्रयोग से यदि यह परिसज्जा दी जाती है तो कुछ समय बाद रबर के क्रैक होने से पानी भीतर जाने लगता है। आजकल जल निवारक वाटर रेपेलेंट कपड़े बनाने के लिए उन पर मोम का घोल और मेटालिक सोप लगाया जाता है। यह परिसज्जा अस्थायी है, परंतु इसे एक बार अगर वस्त्र पे ये परिसज्जा समाप्त हो जाती है तो हम उस पर दोबारा इस परिसज्जा को कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट जो परिसज्जा है वो अज्वलन परिसज्जा, फायर प्रूफिंग। अग्नि बुझाने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनकी पोशाकें इसी प्रकार के वस्त्रों से बनी होती है और इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों में जो व्यक्ति भाग लेते हैं उनके लिए भी इस प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं जो अग्नि से अप्रभावित होते हैं। अज्वलनशीलता तथा अग्निशिखा को टालने वाले वस्त्र बनाने के लिए साधारण वस्त्र के ही दोनों ओर ऐसे मटेरियल या ऐसे पदार्थ लगाए जाते हैं जो अग्नि नहीं पकड़ सकते। वस्त्र की दोनों सतहों पर अमोनियम सल्फेट का इतना मोटा स्तर लगाया जाता है जिससे भीतर के जो धागे हैं, जो रेशे हैं, वो पूर्णतः छिप जाते हैं और ऊपर जो पदार्थ हमने लगाया जो अज्वलनशील होता है वह आग से इन रेशों की रक्षा करता है। इस पदार्थ से वस्त्र की कोमलता एवं लचीलापन भी नष्ट नहीं होता और इन्हें पहनकर कार्य करने में कोई असुविधा अनुभव नहीं होती। इस परिसज्जा की रक्षा के लिए इन्हें सूखी धुलाई से ही स्वच्छ करना ज़्यादा अच्छा रहता है। सूखी धुलाई का मतलब ड्राई क्लीनिंग, यानी उनको हम साधारण पानी से नहीं धो के हम उनको ड्राई क्लीन करवा लेना चाहिए। एक और परिसज्जा है वो है आपकी एंटीसेप्टिक परिसज्जा। कुछ विशेष प्रयोजनों को ध्यान में रखकर एंटीसेप्टिक गुण से परिपूर्ण वस्त्र बनाए जाते हैं और इनका प्रयोग चिकित्सकों के कामों में आने वाले कपड़े और पट्टी आदि के लिए किया जाता है। वस्त्रों पर एंटीसेप्टिक का घोल लगाया जाता है जो स्थायी होता है और इन वस्त्रों को धोने के बाद भी उनका यह गुण नष्ट नहीं होता। ये वस्त्र स्वतः निसंक्रमण यानी सेल्फ स्टेरिलाइजिंग के गुण वाले होते हैं, परंतु इनमें रसायनों की जितने भी रासायनिक पदार्थ हमने उपयोग में लिए हैं उनकी सुगंध या दुर्गंध जो भी कहें उसकी महक हमेशा बनी रहती है। इसी प्रकार से कीड़ों से बचाना एक और परिसज्जा है। वस्त्र की कीड़ों से रक्षा करने की व्यवस्था भी विशिष्ट परिसज्जा के द्वारा संभव होती है।
प्रायः ऊनी कपड़ों को कीड़े काट कर नष्ट कर डालते हैं, अतः किसी किसी ऊनी वस्त्र पर यह परिसज्जा दी जाती है। कीड़ों से बचाने के लिए कुछ विषैले रसायन जैसे फ्लोराइड तथा सिलिको फ्लोराइड को वस्त्र की सतह पर इसमें लगाया जाता है। ये रसायन कीड़ों के लिए विष के समान निषेधक सिद्ध होते हैं। कीड़े ऐसे वस्त्रों से विलग्नता के इच्छुक रहते हैं, यानी इससे दूर भागते हैं और इनके समीप नहीं फटकते। ऐसे तो धूप, प्रकाश, नीम की पत्ती, गैस और अन्य दवाइयां भी वस्त्रों की कीड़ों से रक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किंतु स्थायी रूप से कीड़ों से बचाने की परिसज्जा इस प्रक्रिया के द्वारा वस्त्र पर सदैव के लिए लगा दी जाती है। नेक्स्ट जो परिसज्जा है वो है फफूंदी से बचाव। वस्त्र निर्माण में काम आने वाले कुछ रेशे फफूंदी से प्रभावित होते हैं। फफूंदी लगने से, फफूंदी बोलते हैं मिल्ड्यू को, फंगस। फफूंदी लगने से इन रेशों से निर्मित वस्त्र सड़कर गल जाते हैं और फफूंदी की उत्पत्ति का कारण वस्त्र का बहुत दिनों तक सीलन वाले स्थान में बंद पड़े रहना है। इसके कारण वस्त्रों पर काली काली चित्तियां सी पड़ जाती है जो रेशों को गला देती है। यह नष्टकारी वृद्धि विशेष रूप से सूती वस्त्रों पर उत्पन्न होती है और इसकी वृद्धि में वस्त्र पर लगाया गया मांड भी सहायक होता है। यानी यदि हम वस्त्र को स्टार्च करके यदि रख दें तो भी उसमें इस फफूंदी के पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। हम उसको स्टार्च लगा करके और यदि हम उसको सीलन भरे स्थान पर या सीलन के मौसम में, बारिश के मौसम में लंबे समय तक यदि हम रख दें तो उसमें ये चिकत्तियाँ सी पड़ सकती हैं या उनमें फफूंदी उत्पन्न हो सकती है। अतः इस नष्टकारी वृद्धि को रोकने के लिए वस्त्रों पर साइजिंग देते समय उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। टर्पेंटाइन और फॉर्मेल्डिहाइड आदि भी फफूंदी प्रतिकारक का कार्य करते हैं। ठीक है। एक और परिसज्जा है स्लिप रेजिस्टेंट, यानी वस्त्र को सरकने या खिसकने से रोकना। प्रायः हमें ऐसे वस्त्र देखने को मिल जाते हैं जो काट सिलकर जब तैयार किए जाते हैं तब सिलाई करते समय ही वो सरकने लगते हैं। वस्त्र के धागे निकल जाते हैं और सिलाई खिसक जाती है। वस्त्रों के इस दोष को भी परिसज्जा से दूर किया जा सकता है। स्लिप रेजिस्टेंट बनाने की प्रक्रिया में भी रासायनिक राल को धागों पर लगाया जाता है। कभी कभी इसे तैयार वस्त्र पर भी लगाया जाता है और कृत्रिम विधि से सुखाकर वस्त्र की संरचना को पक्का किया जाता है। इससे लंबबद्ध तथा बैंडेबल वाले धागे आपस में इतने सट जाते हैं कि वो सरकने नहीं पाते। आपने सैटिन के कपड़ों में, आपने टेरिलीन के कपड़ों में, नायलॉन के कपड़ों में इस तरह के वो देखे होंगे गुण कि यदि हम उसको सिंपल काट कर आप छोड़ दें तो उसमें से तंतु निकलने लगते हैं और बहुत फिसलने वाले वस्त्र होते हैं। अगर आप किसी वाहन की सीट पर बैठे हैं तो उसमें से भी आप फिसल सकते हैं। तो उस प्रक्रिया को रोकने के लिए इनके ऊपर केमिकल फिनिश दी जाती है। एक परिसज्जा है ड्रिप ड्राई। वस्त्र ऐसे होने चाहिए जिन्हें बिना प्रेस किए ही ताजगी के साथ पहना जा सके। इसके लिए इन पर ऐसी परिसज्जा दी जाती है जिससे इन्हें धोकर पानी में निकालकर तार पर डाल देने से वे धीरे धीरे जल मुक्त हो जाते हैं, साथ ही सीधे, चिकने और पूर्वाकार से में ही रहते हैं। इन पर भी रासायनिक राल का ही प्रयोग किया जाता है। इस परिसज्जा से तैयार वस्त्र अन्य सभी गुणों से परिपूर्ण रहते हैं। प्रायः सूती वस्त्रों पर इस प्रकार की परिसज्जा दी जाती है क्योंकि ड्रिप ड्राई की आवश्यकता दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले वस्त्रों पर ही की जाती है। नेक्स्ट जो परिसज्जा है वो है हीट सेटिंग की परिसज्जा, यानी जिसको हम स्थायी प्रेस भी कह सकते हैं। कुछ एक पॉलीमर रेशे जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, ट्राई एसीटेट आदि थर्मोप्लास्टिक होते हैं, अर्थात अधिक ताप के संपर्क से वे नर्म पड़ जाते हैं तथा ठंडा करने पर कड़े हो जाते हैं। इस गुण के फलस्वरूप
थर्मोप्लास्टिक रेशों को गर्म करके उन्हें कोई भी नया आकार दिया जा सकता है और इसका प्रयोग स्थायी प्लीट्स डालने तथा नमूने चुन्नटें आदि डालने में किया जाता है। इन्हें जिस ताप पर स्थापित किया जाता है उससे नीचे के ताप पर वे पूर्णतः अप्रभावित रहते हैं। प्रयोग तथा धोने पर भी इनके ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह प्रभाव स्थायी रहता है। वस्त्र के बाद में कोई सिकुड़न या शिकन न हो तथा इसका आकार और प्रकार एवं आकृति आदि स्थायी रहे, इसके लिए भी हीट सेटिंग या स्थायी प्रेस या परमानेंट प्रेस की जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट परिसज्जा है, वो है एंटी श्रिंक ट्रीटमेंट, क्योंकि सिकुड़ना कपड़ों का एक अवगुण है। सिकुड़न वाले कपड़े धोने और प्रयोग से बेढब हो जाते हैं, यानी उनका आकार परिवर्तित हो जाता है, अवांछित परिवर्तन आ जाता है। अतः परिसज्जा के द्वारा इस अवगुण को भी दूर किया जा सकता है। ऊनी कपड़ों में मोलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है, मोलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का प्रयोग उसे श्रिंक प्रूफ बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि यह एक खर्चीली विधि है। सूती और रेयॉन के कपड़ों को यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का प्रयोग करके श्रिंक प्रूफ बनाया जाता है। इसे कपड़ों में प्रवेश करा दिया जाता है और पुनः इसे तान कर सुखाया जाता है। तब उसे गर्म करके रेजिन को स्थायी बनाया जाता है और कपड़े की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को स्थायी रूप दे दिया जाता है। रेजिन शब्द आपका राल के लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पर, ठीक है। एक है आपका एंटी स्टैटिक फिनिश, परिसज्जा का नाम है एंटी स्टैटिक फिनिश। स्टैटिक उपभोक्ता के लिए विकट समस्या है, अतः निर्माताओं ने एंटी स्टैटिक फिनिश लगाने की व्यवस्था की है, जिसमें ऐसे रसायनों का प्रयोग किया जाता है जो इसे कम करते हैं या समाप्त करते हैं। हालांकि इसका अभी तक कोई स्थायी परिसज्जा इसके लिए नहीं है और कम होने पर इसको पुनर्स्थापन करना पड़ता है। एक परिसज्जा और है एंटी स्नैग फिनिश। निटिंग से बने वस्त्रों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। निटेड कपड़ों में उधड़ने का अवगुण रहता है। इससे बचाव के लिए इनमें एंटी स्नैग फिनिश दी जाती है। अमेरिका की डुपॉन्ट कंपनी ने एक परिसज्जा जिसे जी-पेल कहते हैं का प्रयोग आरंभ किया। नई से नई परिसज्जा नई जरूरत के अनुरूप कपड़ों को बनाने के लिए निकाली जा रही है, अतः हम इसमें कितनी भी परिसज्जाओं को सम्मिलित करें वो कम होगी, क्योंकि एवरी डे देयर इज अ न्यू फिनिश। तो आज के लिए इतनी ही फिनिश, बाकी की फिनिश नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।